गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे पाठ की शुरुआत कर रहे हैं एक नए पॉइंट, क्रांति की शुरुआत से। अभी हमने पिछले भाग के अंदर क्रांति की शुरुआत क्यों हुई, उसके पीछे के जो रीजंस थे वो हमने देखे। बास्तिल के किले का पतन हमने देखा और समाज के अंदर जो सामाजिक जो ताना बाना था वो हमने देखा कि किस प्रकार जो है समाज तीन भागों में बटा हुआ था, तीन स्टेटस के अंदर। पादरी थे, अभिजात वर्ग था, मजदूर और किसान थे। और क्यों जो है उन लोगों ने जो है फ्रांस के अंदर क्रांति की। अब हम यहाँ बात करते हैं क्रांति की जो शुरुआत हुई थी उसको शुरुआत होने का सबसे बड़ा जो लहजा था वो क्या था। तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे स्टेटस जनरल। बड़ा महत्वपूर्ण जो है नाम है, ये बहुत बार आता है इस पाठ में। स्टेटस जर्नल का मतलब क्या था कि हमने पढ़े थे कि तीन स्टेटस होते थे, पहला, दूसरा और तीसरा। इन सभी लोगों को अपने में से चुन करके सदस्य भेजने का अधिकार था। कहां पर भेजने का अधिकार था? स्टेटस जर्नल में। यानी कि ये तीनों वर्ग अपनी संख्या के हिसाब से अपने में से लोग चुन करके कहां भेजते थे? स्टेटस जर्नल में भेजते थे। और राजा जो है बिना स्टेटस जर्नल की इच्छा के या इसके बिना अधिवेशन बुलाए कोई भी नया कर नहीं लगा सकता था। क्या नहीं कर सकता था? कोई भी नया कर नहीं लगा सकता था। राजा जो है इन सभी प्रतिनिधियों से बात करने के बाद ही जो है कोई नया कर क्या कर सकता था? लगा सकता था। कोई भी जो प्रस्ताव होता था उसको पास करने से पहले स्टेटस जर्नल के अधिवेशन को बुलाना क्या था? अनिवार्य था। और इसकी अंतिम जो बैठक है वो कब बुलाई गई थी? 1614 में। बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है कि स्टेटस जर्नल का जो अंतिम अधिवेशन था लुई 16वें से पहले कब बुलाया गया था? 1614 में। फिर क्या हुआ? फ्रांसीसी जो सम्राट था लुई 16वां, वो क्या करना चाहता था? नए कर लगाना चाहता था। क्या लगाना चाहता था? नए कर। अब नए कर लगाने के लिए उसे क्या करना था? प्रतिनिधि जो सभा थी, स्टेटस जर्नल का क्या बुलाना पड़ा? अधिवेशन। उसके लिए उसने क्या किया? 5 मई 1789 को स्टेटस जर्नल का क्या बुलाया? अधिवेशन बुलाया। और यह अधिवेशन कहां पर होता था? वर्साई के महल में। वर्साई का जो आलीशान महल था वहां पर क्या किया गया? इस अधिवेशन को बुलाया गया। इस अधिवेशन को बुलाने के बाद इसके अंदर पहले और दूसरे जो वर्ग थे उन्होंने अपने 300 प्रतिनिधि भेजे। कितने कितने प्रतिनिधि भेजे? अपने 300। लेकिन जो तीसरा स्टेटस था जिसकी संख्या ज्यादा थी, और उस तीसरे स्टेटस में कौन लोग शामिल हो गए थे? एट प्रेजेंट में शिक्षक शामिल हो गए थे, पढ़े लिखे लोग शामिल हो गए थे, व्यापारी थे इसमें, वकील थे इसमें। हम कहने का भाव ये, जो पहले जो दो स्टेटस थे, प्रथम और द्वितीय, उससे ज्यादा यहां पर जो लोग थे तीसरे स्टेटस में वो ज्यादा बुद्धिमान थे। तो इन लोगों ने क्या किया? अपने 600 प्रतिनिधि भेजे। कितने भेजे? जनसंख्या के हिसाब से इनके कितने प्रतिनिधि वहां पर गए? 600 गए। और तीसरे स्टेटस का जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे, मैंने अभी आपको बताया कि ये पढ़े लिखे लोग थे। इसके अलावा इन लोगों ने क्या किया? 40,000 पत्रों के माध्यम से भी 40,000 पत्रों के माध्यम से अपनी शिकायतें और अपनी जो मांगे थी वो भी कहां पर भेजी? पर इन प्रतिनिधियों के साथ, ये जो 600 प्रतिनिधि थे इनके साथ 40,000 पत्रों के माध्यम से और लोगों ने अपनी जो मांग थी उनको भी क्या किया? भेजा। लेकिन जब उनकी मांगे वहां पर गई, इसके साथ साथ उन लोगों ने क्या किया? जो दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू था वो था एक व्यक्ति एक मत। एक व्यक्ति एक मत। और इसके लिए ये लोग क्या कर रहे थे? रूसो ने एक पुस्तक लिखी थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो ने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी लिखी थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसने कहा था समाज के अंदर जो राजा का जो पद आया है वो एक सामाजिक समझौते से आया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सामाजिक समझौता। और उसने कहा इस सामाजिक समझौते के तहत प्रत्येक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार है। तो तीसरे स्टेटस का इस जो अवधारणा थी एक व्यक्ति एक मत, उसको मानने से वहां पर राजा ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस बात को नहीं मानेंगे।
और लुई जो 16वां था, उसने कहा कि जो पीछे से जो प्रथा चली आ रही है हम उसी के अनुसार यहाँ पर निर्णय करेंगे, और अगर उसी के अनुसार अगर निर्णय किया जाता है तो क्या हो जाएगा कि जो दोनों वर्गों का जो स्टेटस जर्नाल के अंदर जो प्रभुत्व था उसके आधार पर राजा जो है अपनी ही बात को क्या कर लेगा, मनवा लेगा। संख्या हालांकि तीसरे स्टेटस की ज्यादा थी, तो जैसे ही ये बात यहां पर तय हुई तो उन लोगों ने, तीसरे स्टेटस के लोगों ने कहा कि हम भी चुन करके आए हैं और हम इस सभा का क्या करते हैं, बहिष्कार करते हैं। इसका बहिष्कार करने के बाद वो लोग 30 जून को इंडोर टेनिस कोर्ट के अंदर क्या हो गए, इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, नेशनल असेंबली। उन्होंने कह दिया कि हम ही नेशनल जो है असेंबली हैं और हम जो भी कानून यहां पर बनाएंगे उसके तहत हम सम्राट की जो शक्तियां हैं उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। और इन लोगों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो दो व्यक्ति थे, मीराबायो और ओबे। मीराबायो जो था वो एक कुलीन वर्ग से आने वाला व्यक्ति था, जबकि ओबे जो सीए था वो एक चर्च का पादरी था। इन दोनों ने जो है उस नेशनल असेंबली का क्या किया, नेतृत्व किया, और इन लोगों ने एक पत्रिका निकाल दी और वर्साई में जुटी हुई जो भीड़ थी उसके अंदर इन लोगों ने बहुत जोरदार क्या दिए, भाषण दिए। और ओबेसी जो पादरी था, तीसरा स्टेट क्या है इसके नाम से उसने जो है प्रचार पुस्तिका भी निकाल दी। और कहने का भाव यह है कि इन लोगों ने नेशनल असेंबली के संविधान का प्रारूप भी क्या कर लिया, तैयार कर लिया। और कड़ाके की जो ठंड जो हो रही थी उस टाइम पूरा जो है फ्रांस आंदोलित था, क्योंकि जो तीसरा वर्ग था उसकी संख्या बहुत ज्यादा थी, जबकि पहले और दूसरे वर्ग की संख्या वहां पर क्या थी, कम थी। और नेशनल असेंबली जो घोषित की गई थी नई, उसके लिए जो है ये लोग बड़ा आंदोलन कर रहे थे। और इस आंदोलन के अंदर जो है आग के अंदर घी का काम किया पाव रोटी की कीमतों का बढ़ना। बार बार मैंने आपको बताया है, पाव रोटी जो उस समय के जो आम व्यक्ति का क्या था, खाद्यान्न था, ये क्या हो गई, महंगी हो गई। और इस पाव रोटी के महंगा होने की वजह से इसका फायदा किसने उठाया, बेकरी मालिकों ने। किसने फायदा उठाया, बेकरी मालिकों ने। इन लोगों ने क्या किया, पाव रोटी का संग्रह करना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया, संग्रह करना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ, जमाखोरी हम जिसे कह सकते हैं, जमाखोरी शुरू कर दी। वो चाहते थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या कमाया जाए, लाभ कमाया जाए। इससे क्या हुआ, बेकरी की दुकानों के ऊपर लंबी लाइनें लगती थी, औरतें लंबी लाइन में लग करके जो है अपनी पाव रोटी को जो है क्या करती थी, प्राप्त करती थी। लेकिन फिर भी उन्हें क्या नहीं मिल रहा था, पाव रोटी नहीं मिल रहा था, इतनी महंगी होने के बाद भी। तो गुस्साई जो महिलाओं ने क्या किया, उन बेकरी की दुकानों के ऊपर धावा बोल दिया, और इसी बेकरी के ऊपर धावा बोल दिया। और पुरुषों ने क्या किया, बास्तील के किले के ऊपर हमला कर दिया। ये जो 1789 की जो क्रांति हमने पीछे देखी है, उसके महत्वपूर्ण रीजंस आ रहे हैं यहां पर निकल करके, किस प्रकार जो इस क्रांति को प्रारंभ किया गया। और इन लोगों ने क्या किया, उस बास्तील के किले को जो है ध्वस्त करके उसके अंदर जितने भी वहां सैनिक थे उनको मार दिया गया, वहां पर जितने भी हथियार थे उनको छीन लिया गया। और धीरे धीरे जो है लोगों के अंदर यह अवधारणा भी फैल गई कि राजा की जो सेना है वो लोगों के ऊपर अधिकार करने के लिए आ रही है। उसकी पक्की जो फसलें हैं उनको जो सामंती जो किसान है, कौन से किसान, सामंती किसान जो है उनकी फसलों को क्या करने के लिए आ रहे हैं, तबाह करने के लिए आ रहे हैं। तो वहां के आम व्यक्ति जो है बेलचे और अपने हल लेकर के, अपनी तलवारें निकल के जो है उनके खिलाफ जो है खड़े हो गए। और उन्होंने देखते ही देखते हैं जो सामंतों को मारना शुरू कर दिया, और बहुत से अमीर लोग जो है दूसरे देशों में भाग गए। और इस प्रकार जो है विद्रोही जो प्रजा थी उसकी शक्ति का जो है अनुमान लग गया किसको, लुई 16वें को। और उसने क्या किया, उस नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। और 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने क्या किया, करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के अनुमूलन का आदेश जो है पारित कर दिया। पादरी वर्ग के जितने भी विशेषाधिकार थे उनको छीन लिया गया। धार्मिक जो कर थे उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जो चर्च था उसकी जो स्वामित्व वाली जो भूमि थी उसको जब्त कर लिया गया। और इससे करीबन करीबन कितने अरब, 20 अरब लीवरे,
20 अरब लिवरे की जो है संपत्ति जो है वो किसके हाथ में आ गई? अब सरकार के हाथ में आ गई। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट यहां पर स्टार्ट होता है वो होता है फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र। यानी कि जो राजतंत्र था जिसके अंदर राजा को अब भी शामिल किया गया, गणतंत्र की स्थापना अब भी यहां पर नहीं हुई। उसके लिए नेशनल असेंबली ने क्या किया? 1791 के अंदर एक संविधान बनाया। क्या बनाया? एक संविधान बनाया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था राजा की जो निरंकुश जो शक्तियां हैं उनको क्या किया गया? सीमित कर दिया गया। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि नेशनल असेंबली के 1791 के संविधान की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इसका जो सबसे पहली जो मुख्य विशेषता थी तो वो सम्राट की शक्तियों को क्या किया गया? सीमित किया गया। यानी कि अब क्या किया जाएगा? एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के अलावा दूसरा जो इसका जो महत्वपूर्ण हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो आएगा विकेंद्रीकरण। यानी कि जो राजा के हाथ में जो शक्तियां थी वो अब किसको दे दी गई? विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंदर जो है हस्तांतरित कर दी गई। और नई जो कार्यपालिका है वो कैसे काम करेगी मैं इस चित्र के माध्यम से आपको अभी समझा देता हूं। उन्होंने क्या किया? अपने देश के अंदर दो प्रकार के नागरिक बनाए, एक तो निष्क्रिय नागरिक और दूसरा कौन सा बनाया? सक्रिय। निष्क्रिय नागरिक कौन थे? वो लोग जिनको मताधिकार नहीं प्राप्त था। मताधिकार कैसे मिला? जो व्यक्ति 3 दिन की जो मजदूरी होती है, कितने दिन की मजदूरी होती है? 3 दिन की जो मजदूरी होती है उसके बराबर क्या देता हो? टैक्स देता हो। जो आदमी उस समय की 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स भरता हो उन सभी व्यक्तियों को किसके अंदर शामिल किया गया? सक्रिय नागरिक में। यानी कि जो व्यक्ति टैक्स भरता है उस व्यक्ति को मत देने का अधिकार दिया गया और जो व्यक्ति कर नहीं देता है उस व्यक्ति को क्या माना गया? निष्क्रिय नागरिक माना गया। क्या माना गया? उसको निष्क्रिय नागरिक माना गया। यहां आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक। फिर क्या हुआ? वो सक्रिय जो नागरिक होंगे वो अपने अंदर में से एक निर्वाचक मंडल का क्या करेंगे? चुनाव करेंगे जिसमें 50,000 लोग शामिल होंगे। यानी कि ये जो 2.8 करोड़ जो लोग थे जिसमें से 40 लाख लोग सक्रिय थे वो अपने में से कितने लोग चुन करके भेजेंगे? 50,000। और ये 50,000 लोग नेशनल असेंबली के अंदर 745 सदस्यों का चुनाव करेंगे और इस प्रकार एक विधायिका का क्या हो जाएगा? गठन हो जाएगा। ये विधायिका क्या करेगी? अपने मंत्रियों का निर्माण करेगी और इसके साथ साथ राजा के ऊपर भी क्या करेगी? नियंत्रण रखेगी। यानी कि राजा क्या होगा? कार्यपालिका। यानी कि तीसरी जो पावर है वो क्या हुई? कार्यपालिका में। यानी कि राजा का पद अब भी था लेकिन राजा को नियंत्रित कौन कर रही थी? नेशनल असेंबली कर रही थी। राजा जो है कोई भी नया कानून तब तक नहीं बना सकता था जब तक नेशनल असेंबली उसको पास ना कर दे। और यही सक्रिय नागरिक जो है अपने में से किसका चुनाव करेंगे? न्यायाधीशों का। यानी कि एक विधानपालिका और कार्यपालिका के बीच अगर किसी प्रकार का झगड़ा हो जाता है तो उसे ये न्यायपालिका क्या करेगी? दुरुस्त करेगी। और इस प्रकार एक नए संवैधानिक जो है राजतंत्र की क्या होगी? स्थापना होगी, जहां पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में 2 प्रकार के नागरिक यहां पर हुए, निष्क्रिय और सक्रिय नागरिक। और वो मैंने आपको बता दिया कि सक्रिय नागरिक कौन थे और निष्क्रिय नागरिक कौन थे। तो इस प्रकार जो है एक घोषणा पत्र भी तैयार किया गया। ये आप देख सकते हैं यहां पर पुरुष नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ जो है 3 महत्वपूर्ण चीजें आई। जीने का अधिकार सभी व्यक्तियों को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सभी को बराबरी का अधिकार है। और ये नैसर्गिक और अहरणीय, नैसर्गिक का मतलब है प्राकृतिक। उन्होंने कह दिया प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान बनाया है और अहरणीय का मतलब है समाप्त ना करना। ये अधिकार कोई भी व्यक्ति समाप्त नहीं कर सकता। इन अधिकारों को कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है? लोगों से छीन नहीं सकता है। और पहली बार जो है 1791 के अंदर फ्रांस के अंदर जो है संवैधानिक जो है राजतंत्र की क्या रख दी गई? नींव रख दी गई। उसके बाद कुछ एक प्रतीक आप यहां पर देख सकते हैं, महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है। टूटी हुई जंजीर ये आजादी का प्रतीक था। छड़ों का बर्छीदार गट्ठर ये एकता के अंदर बल होता है। उसके बाद है ये त्रिभुज आप देख रहे हो,
इस त्रिभुज का मतलब क्या था, ये जो आंख त्रिभुज के अंदर ये सभी को समान रूप से देख रही है। ये राजदंड आप देख रहे हैं शाही सत्ता का प्रतीक था। उसके बाद में आपने यहां भी देखेंगे अपनी ही जो है पूंछ मुंह में लिए हुए सांप, यानी कि एक अंगूठी बन गई है और अंगूठी का कोई भी और छोर नहीं होता। यह सनातनता का प्रतीक है कि सदा से ये चीजें चली आ रही है। इसके अलावा आप यहां भी देख सकते हैं लाल टोपी यहां पर है, तो दासों के द्वारा स्वतंत्र होने के बाद इस टोपी को पहना गया था। ये रंग आप देख सकते हैं नीला, सफेद और लाल, ये फ्रांस का राष्ट्रीय रंग है, बहुत बार ये पूछा भी जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है पंखों वाली एक महिला आप देख रहे हैं, आपको बहुत आसानी से दिखाई दे रही है, ये कानून की देवी थी। और उसके बाद में ये तीसरा लास्ट का देख रहे हैं विधिपट, यानी कि कानून जो है वो सबके लिए समान है और सबकी नज़र में एक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है यहाँ पर फ्रांस के अंदर राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। इसके बारे में हमारे आगे की जो कक्षा होगी उसके अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।